रीमा की शुरू से आदत थी कि वो हर किसी पर नजर रखे और इस वजह से कई बार रीमा की माँ शांति उसे काफी सुनाती थी। ऐसे ही एक दिन रीमा धूप में खड़ी होती है और किसी पर नजर रख रही होती है। तभी पीछे से शांति आती है और रीमा से कहती है, अरे हो क्या गया, फिर से यहीं पे रुक गई। चल चुपचाप से नीचे। यहाँ पर खड़ी होकर तो रुक जाती है बार बार। पता नहीं कितनी देर से यहाँ पर खड़ी है। चल नीचे। अपनी माँ के कहने पर रीमा नीचे आ जाती है। नीचे आते ही शांति अपनी बेटी को फिर से सुनाने लगती है। तू इतनी धूप पे कर क्या रही है छत पर? अब न ये मत बोलियो कि तू छत पे नजर रख रही है। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं कर तो वही रही थी। आपको पता है माँ, विमला आंटी की बेटी क्या कर रही थी? आपको बताती हूँ मैं। अरे तू कुछ भी बोल रही है। अरे हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है, किसी पे नजर रखना ना अच्छी बात नहीं होती। और ऊपर से इतनी तेज धूप पे तू विमला की बेटी पे नजर रख रही है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे आजकल घर में भी इतनी गर्मी बढ़ रही है और तू धूप में रहेगी ना तो तू पागल हो जाएगी। तेरे को पता है तेरी तबीयत कितनी खराब हो जाएगी। तुझे लू लग जाएगी और तू बीमार पड़ जाएगी। तो कैसे नजर रखेगी सब पे? माँ, लेकिन नजर रखने में बहुत मजा आता है। पता नहीं कैसे ऐसे दूसरे लोग कर लेते हैं। आज तो पता चल गया। आंटी इतना बनती रहती थी ना कि उनकी बेटी ऐसी है वैसी है। पता चल गया कैसी है उनकी बेटी। मैं आपको बताती हूँ, आप बैठो। क्या क्या उसने किया वो सब बताऊंगी। तू अपना मुंह बंद कर। जो मैं कह रही हूँ वो शांति से सुन। तेरी शादी तय हो चुकी है तो दूसरों की बातों पे इंटरेस्ट क्यों ले रही है? अपनी शादी पे ध्यान दे। पता नहीं क्यों इधर उधर की नजर रखती रहती है तू बार बार। पूरे मोहल्ले में ना तू ही बदनाम हो रखी है। सब मुझे आके ये कहते हैं कि तेरी बेटी नजर रखती है सब पर। अब तेरी शादी हो जाएगी तो शादी के बाद भी तू लोगों पे ऐसी नजरें रखेगी क्या? और तो वो लोग मुझे ही सुनाएंगे और मेरी नाक कट जाएगी। अभी से समझा रही हूँ कि लोगों पे नजर रखना छोड़ दे। माँ, बिना बात के ही क्या क्या कहते रहते हो। मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रही हूँ, पर अगर कर रही हूँ तो मुझे करने दो ना। शादी हो जाएगी और शादी के लिए मैंने मना तो नहीं किया ना। मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है और अब जो करना है मुझे करने दो ना। अगर आपको मुझसे दिक्कत हो रही है तो मेरी शादी मत करवाओ। अपनी इज्जत की पड़ी है लेकिन अपनी बेटी की नहीं पड़ी। तुझे तो बोलना ही बेकार है। अरे लड़का कितना अच्छा है। अरे तेरी कुछ दिन में शादी हो जाएगी और तेरा घर परिवार भी बहुत ही अच्छा है। और ये फालतू काम है ना, ये सब छोड़ दे। सब पे नजर रखना। तुझे पहले ही समझा रही हूँ, घर गृहस्थी पे ध्यान दे, इधर उधर पे नहीं। अपनी ये हरकतें सुधार ले और चुपचाप घर गृहस्थी पे ध्यान दे ले। शांति अपनी बेटी को समझाती तो है, लेकिन रीमा पर अपनी माँ की बात का कोई असर नहीं होता है। अब भी वह वही करती है जो उसे सही लगता है और लोगों पर यूं ही नजर रखती चली जाती है। कुछ दिनों बाद रीमा की शादी पूरब नाम के लड़के से हो जाती है। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद रीमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। यह देखकर उसकी सास गीता बड़ी खुश होती है और रीमा से बोलती है, सच में बहू, जब से तू शादी करके आई है ना, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तूने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाल लिया है। मुझे तो बहुत खुशी है। मुझे बहू के रूप में तू मिली है। तू कितनी समझदार है, कितनी सुलझी हुई है, हर चीज समझती है। कभी मुझसे किसी बात को लेकर झगड़ती नहीं है। अपने पति का बहुत ध्यान रखती है। तेरी जैसी बहू किसी को आसानी से नहीं मिलती। माँ जी, मैं अपने परिवार को खुश रखना चाहती हूँ और जितनी कोशिश कर रही हूँ, अगर वो कम पड़ेगी तो मैं और भी कोशिश करूँगी। वैसे माँ जी, आपकी वो सहेली है ना, मिसेस सुनीता, उनके कुछ ज्यादा ही चर्चे रहते हैं मोहल्ले में। मतलब मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके कुछ ज्यादा ही चर्चे रहते हैं मोहल्ले में। किस तरह के चर्चे बहू? तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो बड़ी सुलझी हुई औरत है, तो उसके बारे में ऐसा क्यों कह रही है? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। वो आपकी सहेली है। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने आपकी सहेली सुनीता जी को देखा था, पान वाले के साथ पार्क में हाथ डाले घूम रही थी। मुझे तो बड़ी शर्म आई, लेकिन मैं चुप भी तो नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या वो शुरू से ही ऐसी है या आजकल ही ऐसा कर रही है? हे भगवान, सुनीता ऐसी निकलेगी? मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा हुआ बहू, तूने मुझे बता दिया। मैं भी उसके साथ बहुत घूमती थी। क्या पता मेरा नाम भी बदनाम हो जाए। नहीं नहीं,
अपने ही घूमूंगी उसके साथ। रीमा यहाँ आकर भी अपनी नजर रखने की आदत को बरकरार रखती है और पूरे मोहल्ले की खबर वो अपनी सास को देती रहती है। कुछ दिनों बाद रीमा की ननद अपने मायके आ जाती है। सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। एक दिन रीमा अपनी सास से सुरभि की बुराई करते हुए कहती है, अरे माँ जी, ये सुरभि दीदी क्या आप सबको बताकर आई है? मेरा मतलब है आप सबको पता है ना कि वो यहाँ पर क्यों आई है? हाँ बहू, मुझे पता है, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? ऐसी कौन सी बात हो गई जो मुझे नहीं पता और तू नजर रख रही है उस पे? देख बहू, मुझे पता है कि तू पूरे मोहल्ले पे नजर रखती है, लेकिन अपने घर को तो छोड़ दे। और देख बहू, नजर रखना कोई अच्छी बात नहीं होती। देख बहू, सबकी अपनी अपनी निजी जिंदगी होती है, हमें उसमें नहीं घुसना चाहिए। अरे माँ जी, मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ। अगर हर किसी को पता हो कि आसपास के लोग क्या कर रहे हैं तो वो भी सचेत रहेंगे ना। और ये सब छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। सुरभि दीदी इसीलिए यहाँ पर आई है क्योंकि वो अपने ससुराल में लड़ाई करके आ रखी है। उन्होंने अपने पति से कहा था कि वो अलग हो जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया साफ। तो सुरभि दीदी गुस्से में यहाँ आ गई। अब आप बताओ, आपको इस बारे में पता था ना? हे भगवान, बहू तू ये क्या बोले जा रही है? और तुझे कैसे पता ये सब? मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। वो तो मुझसे कह रही थी कि वो मुझसे मिलने आई है और तू कुछ और ही कह रही है, लेकिन वो अपनी बातें तो मुझसे भी शेयर नहीं करती। फिर तुझे कैसे पता चला? और अगर ऐसा है ना तो मैं अभी सुरभि से बात करती हूँ। क्या मुझे? अभी मैं सुरभि को बुलाती हूँ। ये सब चल क्या रहा है, ये पूछना है मुझे उससे। गीता तुरंत सुरभि को वहाँ बुलाती है और सारे सवाल जवाब करने लगती है। बेटा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू लड़ाई करके अपने मायके से आई हुई है? देख, ये सब गलत है। तू अपने पति से इसलिए लड़ रही है क्योंकि वो अपने माँ परिवार से अलग रहना चाहता है। माँ, ये सब आपको किसने बताया? मुझे ये सब तो बहू ने बताया, लेकिन अभी इससे ज्यादा ये जरूरी है कि तू मेरी बातों को तो समझ रही है ना बेटा। भाभी, आप नजर रखती है ना, पहले तो अपनी गृहस्थी पर नजर रखो। हमारी बस छोटी सी लड़ाई हुई है और मुझे माँ की याद आ रही थी। साथ ही मुझे भाई ने बुलाया था क्योंकि भाभी और भाई के बीच में ठीक नहीं चल रहा है। भाभी को वो नजर तो नहीं आ रहा होगा। रीमा का मुंह बंद हो जाता है और सबके सामने सुनने के बाद रीमा दूसरों पर नजर नहीं रखती है, बल्कि अपने परिवार पर रखती है और अपने रिश्तों को ठीक करती है। अनुराधा अपनी सास माला और देवर अनुज के साथ संगमपुर गांव में रहती थी। अनुराधा एक गरीब परिवार से थी और उसी गांव में एक छोटा सा आलू पूरी का ढाबा चलाया करती, जिससे उसके घर का खर्चा पानी चलता था। उसके हाथ की आलू पूरी गांव के सभी लोग बहुत पसंद करते थे, जिसके चलते पूरे दिन में उसका अच्छा खासा काम निकल जाया करता था। एक दिन वो ढाबे पर काम कर रही होती है, तभी माला वहाँ आती है। बहू, आज तू बड़ी जल्दी ही ढाबे पर चली आई। मैं तो तुझे घर पर ढूंढ रही थी। जब तू मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी तो मुझे ख्याल आया कि तू कहीं और मिले ना मिले, लेकिन ढाबे पर जरूर मिलेगी। हाँ माँ जी, आज मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी और घर से निकल गई थी। बस अभी ही ढाबे पर पहुँची हूँ। बहू, हमारे घर से ढाबे की दूरी मुश्किल से 10 मिनट के रास्ते में है, तो फिर तू 4 बजे क्यों उठी? अब ढाबे पर क्यों पहुँची है? कहीं और गई थी क्या? हाँ माँ जी, अब भूल गई क्या कि आज रविवार है और हमारे गांव के बाजार में आज के दिन बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगती है। वहीं से अपने ढाबे के लिए सब्जी लेने गई थी। वहाँ से आने में मुझे थोड़ा समय लग गया। अरे हाँ बहू, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। अच्छा हुआ कि तू समय से चली गई, वरना वहाँ तो बहुत भीड़ हो जाती। इसीलिए तो मैं चली गई थी माँ जी। अब आप एक काम करिए कि थोड़ी देर के लिए आप ढाबा संभाल लीजिए, तब तक मैं घर जाकर आप लोगों के लिए कुछ खाना पीना बना देती हूँ। नहीं बहू, उसकी जरूरत नहीं है। तू यहाँ आराम से अपना ढाबा संभाल। चाय पानी बनाकर मैं खुद ही पी लूंगी। अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। और रही बात खाने की, तो तू आज ये समझ ले कि हम भी तेरे ग्राहक हैं और सभी लोगों के साथ हमें भी अपने हाथों की बनी हुई आलू पूरी खिला दियो। ठीक है माँ जी, जब देवर जी उठ जाए तो उन्हें थोड़ा ढाबे पर भेज दीजिएगा। ठीक है बहू, भेज दूंगी, तू चिंता मत कर। वैसे भी उस नालायक को तूने ही तो बिगाड़ रखा है, कोई काम नहीं करता है। पक्का अभी भी वो सो ही रहा होगा। मैं जाकर उसे देखती हूँ। माला इतना कहकर अपने घर वापस आ जाती है, अपने बेटे अनुज के कमरे में जाती है और उसका चादर छीनते हुए बोलती है, अरे नालायक, उठ जा। इतनी सुबह हो गई है,
लेकिन तेरी नींद है कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या है माँ, क्यों सुबह सुबह सर पर चिल्लाकर मेरी नींद खराब कर रही हो? सुबह के समय ही तो अच्छी सी नींद आती है, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, वरना रात भर तो ये मच्छर कानों में गाने गाते रहते हैं। घर की बहू होकर घर के बेटे की जिम्मेदारी निभा रही है। तेरी भाभी और एक तुम दोनों भाई हो जो किसी काम के नहीं हो। एक शहर जाकर बस गया है तो दूसरे की आलस ही नहीं खत्म हो रही। अरे हम कोई बहुत अमीर घर के नहीं हैं, एक गरीब परिवार से हैं। बिना मेहनत करे अपने हालातों को नहीं सुधार पाएंगे। अरे माँ, जाकर अपना काम करो। सुबह सुबह मुझे प्रवचन क्यों सुना रही हो? मेरा जब मन होगा तब मैं उठ जाऊंगा। इसका मतलब तू अभी भी उठेगा नहीं। लगता है मुझे तुझे उठाने के लिए कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। माला इतना कहकर बाहर कुएं पर जाती है और वहाँ से बाल्टी भर पानी लेकर अनुज के कमरे में वापस आती है और उसके ऊपर डाल देती है। कभी कभी आपका ये बर्ताव देखकर मुझे ये महसूस होता है कि आप मेरी सगी नहीं बल्कि सौतेली माँ हैं। और तेरे जैसे आलसी बेटे को देखकर मुझे ये महसूस होता है कि तेरे जैसे आलसी बेटे होने से अच्छा था कि मेरी अनुराधा बहू की तरह एक बेटी होती। माँ, आप थोड़े दिन के लिए अपने मायके क्यों नहीं चली जाती हैं? थोड़ा सा इस घर में शांति हो जाएगी। सुबह सुबह मूड और नींद दोनों ही खराब कर दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ढाबे पर पहुँचता है। उसका गुस्से से लाल चेहरा देखकर अनुराधा बोलती है, लगता है देवर जी अब बहुत गुस्से में है। कहीं माँ जी ने फिर से आपको आधी नींद से तो नहीं जगा दिया? भाभी, इस घर में आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं समझ सकता है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। पता नहीं माँ को मुझसे और मेरी नींद से क्या परेशानी है। रोज सुबह आ जाती हैं मेरी नींद खराब करने के लिए। देवर जी, इसमें माँ जी की भी कोई गलती नहीं है। जो इंसान सुबह जल्दी नहीं उठता है उसका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता है। इसीलिए वे चाहती है कि आप समय से उठ जाया करिए। भाभी, आप तो जानती ही है ना कि जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना भी जरूरी होता है, लेकिन रात भर मच्छर कानों में इतने गाने गाते हैं कि नींद ही नहीं आती। आप एक काम करिए देवर जी, कल से आप ढाबे के अंदर ही सो जाया करिए। यहाँ पर लाइट और पंखा दोनों की ही व्यवस्था है। यहाँ सोने में आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और सुबह सुबह माँ जी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा भाभी। कल से मैं ढाबे के अंदर ही सोया करूंगा। कम से कम सुबह सुबह माँ के तानों से तो बचूंगा। ठीक है, अब बातें बंद करें और आलू पूरी बनाने में मेरी मदद करिए। गरीब होने के कारण अनुराधा घर और ढाबे दोनों में लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाती, जिसके कारण अनुज ढाबे पर ही सोना शुरू कर देता है। अनुराधा की आलू पूरी पूरे गांव में फेमस थी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी अचानक से अनुराधा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है और उसकी आलू पूरी का ढाबा माला संभाल रही होती है। तभी एक दिन उसके ढाबे पर कुछ लोग आते हैं और वहाँ खा रहे लोग को भगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही ढाबे पर तोड़ फोड़ भी करने लगते हैं। तभी माला बोलती है, कौन हो तुम लोग और इस तरीके से हमारे ढाबे पर नुकसान क्यों कर रहे हो? इस जमीन के मालिक ने इस जमीन को हमें बेचा है और आज के बाद इस जमीन पे हमारा कब्जा होगा। आप लोग अपना आलू पूरी का ढाबा हटाइए यहाँ से। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? ये जमीन मेरे बेटे के नाम पे है और मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं करता है। माँ सही कह रही हो। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। अगर सच में मेरे भैया ने यह काम किया है तो आप इस चीज को साबित करके दिखाइए। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होता तो लगाइए अपने बेटे को फोन और पूछ लीजिए कि क्या सच है क्या झूठ। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। अनुज अपने भाई को फोन मिलाता है और उससे सारी बातें पूछता है, जिस पर उसका भाई उसको सच बताता है कि वो आदमी जो भी कह रहा है वो सब कुछ सही है। उसने सच में अपने ढाबे की जमीन उन लोगों को बेच दी है और बदले में बहुत सारे पैसे ले लिए हैं। ये सुनकर दोनों माँ बेटे बहुत परेशान हो जाते हैं। आ गया ना आप लोगों के सामने सच। और हाँ, एक बात और, कल तक का समय दे रहा हूँ। ये ढाबा हटा लो यहाँ से, वरना मैं अपना बुलडोजर चलवा दूंगा। माला को अपने बेटे के किए पर विश्वास नहीं होता। अनुज और माला दोनों परेशान अपने घर बैठे होते हैं। तभी अनुराधा वहाँ आती है
और दोनों उसे सारी बातें बताते हैं। अगले दिन जैसे ही वो आदमी वहाँ आता है और ढाबे पर तोड़फोड़ करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अनुराधा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, आप इस जमीन को खाली नहीं करवा सकते हैं और ना ही हमारे यहाँ आलू पूरी ढाबे को हटा सकते हैं। ये ढाबा यही था और यही रहेगा। अब तुम कौन हो? अब देखो, जो भी हो चुपचाप रास्ते से हट जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी जमीन को लेने के लिए। तुम्हें पता नहीं है, पहले मैं ना गुंडा रह चुका हूँ और अभी नया बिजनेस चालू किया है। दोबारा गुंडागर्दी करने पे मजबूर मत करो, चुपचाप से ना मुझे मेरा काम करने दो। अगर आप अभी यहाँ से चुपचाप नहीं गए तो मुझे भी और भी तरीके आते हैं आपको यहाँ से भेजने के। और रही बात जमीन की, तो ये जमीन मेरी है, मेरे नाम पर है, ना कि उसके नाम पर जिसने आपको ये जमीन बेची है। उसने आपको जो भी पेपर दिखाए वो बहुत ही पुराने और नकली है। असली पेपर मेरे पास है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि जमीन की मालकिन मैं हूँ, वो नहीं। अनुराधा इतना कहकर उस आदमी को जमीन के असली पेपर दिखाती है, जिसे देखने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि सच में ये जमीन उसकी है। जिसके बाद वो शहर जाता है और उस आदमी पर धोखेधड़ी का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ गरीब अनुराधा का आलू पूरी का ढाबा फिर से शुरू हो जाता है। रुचिका एक पायलट थी। इसके चलते फ्लाइट में उसका आना जाना लगा रहता और उसे अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा प्यार था। इसलिए जब उसकी शादी होती है और उसकी सास सुमन उसे देखने उसके घर आती है, तो वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो बहू, तुम्हें क्या कहना है मुझसे? तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने सुना है कि आपके खानदान में बहुएं जॉब नहीं करती। क्या ये बात सच है? हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। हमारे खानदान की बहुएं जॉब नहीं करती हैं। लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि माँ जी, मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है। मुझे ये जॉब कर कर बहुत ही सुकून मिलता है। मैं शादी के बाद भी अपनी पायलट की जॉब करना चाहती हूँ। मुझे बस इतनी ही परमिशन दे दीजिए और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बहू, तुम्हें इजाजत मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें जॉब करने से नहीं रोकूंगी। माना कि मेरे खानदान में बहुओं का जॉब करना मना है, लेकिन मेरी सोच उन लोगों से बहुत अलग है। मेरा मानना है कि लड़की जितनी इंडिपेंडेंट होती है उतनी ही अच्छा होता है। अपनी सास की सोच के बारे में जानकर रुचिका को बहुत खुशी होती है और वो खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद रुचिका और सुमन के बेटे यश की शादी हो जाती है। दोनों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन रुचिका को अपनी जॉब के चक्कर में बाहर ही रहना पड़ता, जिसकी वजह से यश बहुत ही अकेला फील करता था। एक दिन वो अपनी फ्लाइट में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी यश उससे बोलता है, यार अभी 2 दिन पहले ही तो तुम आई थी, आज फिर जा रही हो। तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आप क्या सोचते हैं यश जी? मुझे आपकी याद नहीं आती? मुझे आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं है तो मत जाओ ना, कुछ दिन और रुक जाओ मेरे साथ। हमारी शादी को कितने महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक हम ना तो कभी साथ घूमने गए हैं और ना ही हमने बैठकर एक दूसरे से प्यार की बातें की हैं। तुम तो बस हमेशा अपनी जॉब के चक्कर में लगी रहती हो। यश जी, इसमें अकेले सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है। जब मैं फ्री होती हूँ तब आप भी अपनी जॉब के चक्कर में बिजी ही रहते हो। चलो ठीक है कि तुम्हारी बात मान ली, हम दोनों ही एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और ना ही एक दूसरे के समय के वक्त अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलता रहेगा? हमारी अभी नई नई शादी हुई है और हमें एक साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए, तभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। आप कितनी टेंशन लेते हो? मैंने आपकी इस परेशानी का हल भी ढूंढ लिया है। नेक्स्ट मंथ कुछ टाइम के लिए ऑफ ले रही हूँ, आप भी अपने ऑफिस से ऑफ ले लेना। उसके बाद हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। तुम सच बोल रही हो ना? कहीं फिर से मेरा दिल रखने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही हो? अरे हाँ, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जितना आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा है ना, उतनी ही मुझे भी है। इसलिए मैंने पहले ही छुट्टी की बात कर ली है। अब आप अपना दिल छोटा मत करिए और मुझे जल्दी से एयरपोर्ट छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास कर लेता हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे बस नेक्स्ट मंथ का इंतजार रहेगा। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाता हूँ। यश रुचिका को एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देता है। कुछ देर बाद वो अपने घर पर लौट रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है, जो कोई और नहीं उसके कॉलेज की फ्रेंड प्रीति होती है, जिसे देखकर यश हैरान रह जाता है।
और उसे बोलता है। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो फॉरेन में थी ना? यश, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हालत देखकर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। यश, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, लेकिन मुझे भी यहाँ से ले चलो, मेरी जान खतरे में है। अच्छा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। वैसे भी माँ अभी घर पर नहीं है, तुम्हारा वहाँ रहना सेफ होगा। यश इतना कहकर प्रीति को अपने साथ घर पर ले आता है, जहाँ पहुँचने के बाद प्रीति उससे बताती है कि वो फौरन से अपने पति को छोड़कर जैसे तैसे इंडिया भाग आई है, क्योंकि उसका पति वहाँ उसे बेचने के लिए शादी करके लेकर गया था। ये बात सुनकर यश के होश उड़ जाते हैं और वो बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि वह लड़का ठीक नहीं है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तुम्हारी बात ना मान के और तुमसे शादी ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी एक पायलट है, फिलहाल वह भी अपनी जॉब पर है। तुमने जॉब करने वाली लड़की से शादी कैसे कर ली? तुम तो हमेशा से ही एक हाउसवाइफ चाहते थे, ताकि वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। हम जो चाहें वह हमें मिल जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। यश और प्रीति एक साथ काफी समय बिताते हैं और एक साथ बहुत सारी बातें करते हैं। दिन गुजरते हैं और बीतते वक्त के साथ यश और प्रीति एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों के जीवन में जो खालीपन था वो भरने लगता है, जिसके बाद यश और रुचिका के प्रति लगाव कम होने लगता है। अब वो ना ही रुचिका को ऑफ लेने के लिए बोलता और ना ही उससे बाहर ले जाने के लिए लड़ाई झगड़ा करता। रुचिका को थोड़ी सी ये बात अजीब लगती थी, लेकिन वो इन सब बातों से अनजान थी। एक दिन रुचिका फ्लाइट टेक ऑफ करती है और एयरपोर्ट पर उतरकर अपने पति यश को कॉल करती है। यश जी, आप कहाँ हो? मैं यहाँ आपका वेट कर रही हूँ। क्या आप मुझे लेने नहीं आ सकते? रुचिका, आज कोई पहली बार तुम घर पर वापस नहीं आ रही हो। इससे पहले भी कई बार तुम घर पर वापस आई हो, तब तो तुमने मुझे कभी भी कॉल करके नहीं बुलाया, तो फिर आज क्यों बुला रही हो? मैं सोच रही हूँ कि हम घर ना जाकर यहाँ से कहीं लंच के लिए चलते हैं। काफी टाइम हो गया ना, मैं साथ में लंच नहीं किया है। आइडिया तो तुम्हारा काफी अच्छा है, बट सॉरी बेबी, मैं भी मीटिंग में हूँ। मैं तुमसे शाम को ही मिलता हूँ। यश इतना कहकर कॉल को रख देता है। रुचिका एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने एक औरत बेहोश हो जाती है, जो कोई और नहीं उसकी सौतन प्रीति होती है। वो जल्दी से उसे उठाती है, उस साइड में बिठाकर उसे पानी के छींटे मारती है और होश में आने के बाद उससे पूछती है, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था गर्मी की वजह से। अच्छा, एक काम करिए, आप अकेले घर मत जाइए, अपनी किसी जान पहचान वाले को कॉल करके बुला लीजिए। आप ठीक कह रही है, मैं अभी अपने पति को कॉल करके बुलाती हूँ और उन्हीं के साथ ही घर चली जाऊंगी। इतना कहकर प्रीति यश को कॉल करती है और अपने हालात के बारे में उसे बताती है। यश भागते हुए एयरपोर्ट पर आता है और प्रीति से उसका हालचाल पूछ रहा होता है। यही कुछ दूर पर खड़ी रुचिका ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और प्रीति के पास जाती है। तभी प्रीति उससे बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। मेरे हस्बैंड आ गए हैं, अब मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी। ये आपके पति हैं और आप उनकी पत्नी? जी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही हम दोनों ने मंदिर में एक दूसरे से शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मिस्टर यश, अगर ये आपकी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। 4 दिन दूर रहने पर आप मेरे लिए एक सौतन ले आए। आपको आपकी नई लाइफ मुबारक हो। आज के बाद आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी हरकतों पर शर्मिंदा यश के पास रुचिका के सवालों का कोई जवाब नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ रुचिका अपनी सौतन से मिलने के बाद दोबारा अपने ससुराल में कदम नहीं रखती और यश को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। पुष्पा एक गरीब आदिवासी समूह की लड़की थी। पुष्पा के आदिवासी समूह में सभी पुरुषों के और स्त्रियों के बाल बेहद लंबे और घने थे। पुष्पा के लंबे बाल और खूबसूरती की वजह से हर कोई उसे बहुत पसंद करता था। ऐसे ही दिल्ली शहर में रहने वाले आयुष से पुष्पा की शादी हो जाती है। पुष्पा एक अच्छी बहू की तरह सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। एक दिन पुष्पा की सास मनोरमा की सहेली सुनीता उनके घर पर आती है और बोलती है, अरे मनोरमा कैसी है? चुपके चुपके बेटे की शादी कर दी, बताया तक नहीं। सुना है तेरी बहू किसी आदिवासी समूह से है और बड़े ही गरीब घर से है। हाय, लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या तेरे बेटे को?
जी नहीं, कोई कमी नहीं थी। इस अमीरी गरीबी जात पात में क्या रखा है। मेरी बहू चाहे आदिवासी हो चाहे गरीब हो, लेकिन समझदार बहुत है। घर पर आई है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है, सारा काम वही कर देती है। अच्छा ये बात है, जरा बुला तो अपनी बहू को। पुष्पा, पुष्पा बाहर आओ। मनोरमा की आवाज देने पर पुष्पा अपने बालों को लहराते हुए बाहर आ जाती है। पुष्पा के बाल देखकर सुनीता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलती है, इतने लंबे बाल मनोरमा, ये तेरी बहू के असली बाल ही है ना, या फिर इसने कोई नकली बाल लगवा रखे हैं? नहीं आंटी जी, ये तो मेरे असली बाल है। हाय राम, हमारे बालों को देख ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खेत में हरी भरी फसल काट कर इसे नीचे की जड़ें छोड़ दी हो। और ये देख, इसके बाल ऐसा लग रहा है जैसे बरगद की जटाई लटक रही है। आंटी जी, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं एक आदिवासी समूह से हूँ। हमारे समूह के सभी लोगों के बाल इतने ही लंबे होते हैं। मानना पड़ेगा मनोरमा, तेरी बहू को भले ही गरीब है लेकिन बालों से तो वो सबसे अमीर है। ऐसे ही सुनीता काफी देर तक पुष्पा के बालों की तारीफ करती रही, जिसके बाद पुष्पा सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लेकर आती है। कुछ देर बाद सुनीता अपने घर पर चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। हर तरफ पुष्पा के लंबे बालों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। जहां लोग उसे आदिवासी और गरीब होने का ताना दिया करते थे, वही उसके लंबे बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ के बिना नहीं रह पाता था। यूं ही गर्मी के मौसम से बरसात का मौसम आना शुरू हो जाता है और मनोरमा के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे एक दिन मनोरमा कंघी करते हुए बोलती है, हे भगवान, ये मौसम की मार तो मेरे बालों को ऐसी पड़ रही है कि क्या ही बताऊं। जितने बाल है मेरे सारे झड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में मैं गंजी हो जाऊंगी। अब तो मेरे बालों में कंघी करने लायक भी बाल नहीं बचे हैं। कहीं सारे बाल निकल ही ना जाए। मेरा क्या ही होगा, मेरे सिर पे तो चांद दिखने लगेगा और चमकने भी लगेगा। मनोरमा की सारी बातें पुष्पा सुन रही थी और हंसते हुए बोलती है, माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो कि आपके सारे बाल झड़ जाएंगे? बेटा इसलिए कह रही हूँ, जरा देख इसकी तरफ भी, इतने सारे बाल झड़ रहे हैं मेरे। मैं तो कुछ दिनों में गंजी ही हो जाऊंगी। माँ जी, जब आपकी एक गरीब आदिवासी बहू आपके पास है तो आपको किस चीज की चिंता है? तेरे कहने का मतलब क्या है बेटा? माँ जी, मुझे पता है कि टूटते हुए बालों को कैसे रोकना है। मैं आपको एक खास तरीके का तेल बना कर दूंगी। उसे आप बस 1 महीना अपने बालों में लगाना और देखना, पहली बार से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। हमारे आदिवासी समूह का खासियत है वो तेल। तू सच कह रही है बहू? जल्दी बना दे और जो भी सामान लाना है बाजार से मुझे बता दे, मैं जाकर ले आऊंगी। इतना कहकर मनोरमा चली जाती है। पुष्पा शाम को बाजार जाती है और तेल बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। रात में वो अपनी सासू माँ के लिए खास तरीके का तेल तैयार करती है। अगले दिन पुष्पा अपने हाथों से मनोरमा के बालों में तेल लगाती है। एक ही हफ्ते के अंदर मनोरमा के बाल पहले से ज्यादा काफी सुधर जाते हैं। अरे वाह बहू, ये तेल तो बड़े कमाल का है। तू भी अपने बालों में यही तेल लगाती है क्या? जी हाँ माँ जी, सही कहा आपने। मैं बचपन से यही तेल लगाती आ रही हूँ अपने बालों में। कमाल कर दिया आज तो तूने बहू। इतने महंगे महंगे शैम्पू लगा लिए पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो तूने ये चीज बनाई है, इससे मेरे बाल तो झड़ना कम हो गए हैं। पर ये राज राज ही रहने देना माँ जी, क्योंकि ये हमारा एक खास नुस्खा है जिसे हम हर किसी को नहीं बताते। हाँ बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वक्त गुजरता चला जाता है। अब मनोरमा के बाल भी पुष्पा के बालों की तरह ही लंबे होने शुरू हो जाते हैं। हर कोई दोनों सास बहुओं के बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अब आदमी हो या फिर औरत, हर कोई मनोरमा और पुष्पा के बालों के घने होने का राज पूछने लगता है। एक दिन मनोरमा पुष्पा से बोलती है, पुष्पा बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना इस तेल का अब लाभ उठाया जाए। वो कैसे माँ जी? बेटा, हर कोई तुझे तेरे गरीब होने का ताना देता है। मैं तुझे अब अमीर बनाऊंगी, वो भी तेरे बनाए हुए तेल से। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कहना क्या चाहती हो। बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में सभी केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिसकी वजह से सभी के हेयर फॉल होते हैं और बाल डैमेज हो जाते हैं। ऐसी दिक्कत हर किसी को है। ऐसे में लोगों को एक प्योर चीज की जरूरत है। तुझे बनाना आता है ये तेल, इसका असर तेरे बालों पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपने इस तेल को बेचे। जी माँ जी, मैं समझ गई कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हो। इतना कहकर पुष्पा मुस्कुराती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर तेल बनाने का खूब सारा सामान लेकर आते हैं। लगातार कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पुष्पा और मनोरमा काफी सारा आदिवासी तेल बना लेते हैं। जिसके बाद पुष्पा तेल की छोटी छोटी शीशियाँ भर देती है। मनोरमा अपने पूरे मोहल्ले में उन तेल की शीशियों के सैंपल के तौर पर बांटकर सभी को इस्तेमाल करने के लिए बोलती है।
कुछ दिनों में पुष्पा के तेल के इस्तेमाल से लोगों को बेनिफिट होना भी शुरू हो जाता है। ऐसे एक दिन सुनीता उनके घर पर आती है और बोलती है, अरे पुष्पा बहू, मानना पड़ेगा तेरे लंबे बालों को। ये जो राज है तो हम सबके बालों पर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमें नहीं पता था कि गरीब आदिवासी लंबे बालों वाली बहू की हम सबके टूटे झड़ते बालों को एक आयुर्वेदिक निवारण करेगी। सच में इस तेल के इस्तेमाल के बाद हमारे बालों में जो फर्क हमने देखा है वो एकदम लाजवाब है। सुनीता आंटी, आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहू, हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि तू अपने इस काम को और ज्यादा बढ़ा ले, और अब हम सब तुझे इस तेल के पैसे देंगे, पैसों में ही खरीदेंगे अब से। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। सुनीता की कई सारी बातें मनोरमा सुन लेती है। तभी मनोरमा पुष्पा से बोलती है, देखा पुष्पा, हो गया ना तेरे तेल का कमाल। अब एक सबसे जरूरी काम करना है। वो क्या है माँ जी? ये है कि बेटा, इस तेल से जितना भी पैसा आएगा वो हम सारा तेरे परिवार वालों और समूह वालों को देंगे, ताकि वो गरीबी से निकलकर एक अच्छा जीवन जी सके। जो लोग तुम्हें पिछड़ा हुआ या आदिवासी समझते हैं वो सब कहना बंद कर दे। आप कितनी अच्छी हैं, कितना सोचती हो मेरे बारे में और मेरे समूह के लोगों के बारे में। बेटा, बाल स्त्री के सान होते हैं, जिसे तूने संभाला है उसका तो धन्यवाद करना ही है ना। इतना कहकर मनोरमा पुष्पा की पीठ को थपथपाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारा तेल फिर से बनाते हैं और लोगों की जरूरत के अनुसार उन्हें देना शुरू कर देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन मनोरमा के घर पर कोई न कोई तेल लेने के लिए आता ही रहता। देखते ही देखते गरीब आदिवासी बहू के लंबे बालों वाला तेल हर तरफ फेमस हो जाता है। यहाँ तक कि आसपास के दुकान वाले भी पुष्पा से उसके तेल की डिमांड करने लगते हैं। साथ ही पुष्पा के लंबे बालों की एड बनकर भी टीवी और सोशल मीडिया पर दिखाई जाने लगती है। ऐसे एक दिन एक रिपोर्टर पुष्पा का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर पर आता है और बोलता है, तो पुष्पा जी, आप एक गरीब आदिवासी समूह से हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन अब आप सबके दिलों पर राज कर रही हैं, वह भी अपने लंबे बालों के आकर्षक की वजह से और आपके बनाए हुए तेल की वजह से। आज हजारों लोग अपने बालों को मजबूत और घना बना रहे हैं। क्या आप अपने समूह और अपने लंबे बालों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, आज तक मैंने मेरे समूह के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। लोगों ने हमें कभी सम्मानित नहीं किया, पर मेरी सास, जिन्होंने मुझे कभी अपमानित नहीं किया और हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा, उन्होंने बस मेरे लंबे बाल नहीं देखे बल्कि मेरे गुणों को भी देखा, मुझे अपनाया। और हमारे द्वारा तैयार किया जाने वाला ये तेल एकदम प्योर है। हम इसे सभी प्राकृतिक चीजों से बनाते हैं। अगर ये तेल आपको फायदा ना भी करे ना, तो ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। मैं गरीब आदिवासी लंबे बालों वाली बहू जरूर थी, लेकिन अब मैं खुद के पैरों पर खड़ी हुई अमीर आदिवासी लंबे बालों वाली बहू हूँ। ऐसे ही काफी सारी बातों के बाद पुष्पा अपना इंटरव्यू खत्म करती है। पुष्पा का ये इंटरव्यू हर जगह दिखाया जाता है, जिसके बाद पुष्पा के आदिवासी समूह के लोगों द्वारा उसे और भी ज्यादा सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। और इस तरह गरीब आदिवासी लंबे बालों वाली बहू खुद के साथ साथ अपने पूरे समूह की तरक्की की नींव रख देती है और कामयाबी हासिल कर जाती है।